स्वागत है आप सभी का फिर से अपने एसिड बेस और सेल सॉल्ट के दूसरे वीडियो लेक्चर में। इससे पहले अपन ने एसिड के बारे में और बेस के बारे में कुछ जाना कि इंडिकेटर्स कैसे पहचान करते हैं कि कोई चीज़ एसिड है और कोई चीज़ बेस है। फिर अपन ने देखा कि आर्टिफिशियल इंडिकेटर क्या होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर क्या होते हैं। आर्टिफिशियल में अपन ने मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन को डिस्कस किया, और अपन ने फिर नेचुरल इंडिकेटर में अपन ने देखा कि कुछ ऐसे थे जो कलर में चेंज करके बता रहे थे कि भाई ये एसिड है और ये बेस है। कुछ देखा अपन ने जो स्मेल में चेंज करके बता रहे थे भाई ये एसिड है और ये बेस है। थोड़ा सा रिकॉल कर लो पुरानी चीज़ों को। तो मैं वापस आपके सामने पुरानी स्लाइड लगाता हूँ एक थोड़ी देर के लिए। देखो सूचक नेचुरल में अपन ने देखा लिटमस, हल्दी, पत्ता गोभी का रस, तो इनके किस तरह से कलर चेंज करके आपको दिखाते कि मैं एसिड हूँ या फिर मैं बेस हूँ। इसके बाद फिर अपन ने अगली चीज़ देखी गंध के आधार पर। गंध के आधार पर अपन ने 3 चीज़ पढ़ी, प्याज, वनीला एसेंस और क्लोव ऑयल का, कि बेस के साथ तो इनका कलर गायब हो जाता है और एसिड के साथ कलर स्मेल बनी रहती है। इसके बाद अपन ने फिर देखा संश्लेषित सूचक या कृत्रिम सूचक में अपन ने मेथिल ऑरेंज और फिनोप्थलीन को डिस्कस किया। फिर इसके बाद अपन ने ये एक्टिविटी की अम्ल और बेस के, अपन एसिड और बेस के केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए, उसके रासायनिक गुणधर्मों को समझने के लिए अपन ने ये एक्टिविटी की। फिर उसके बाद अपन ने नेचुरल रिसोर्सेज देखे एसिड के, कि सिरके में कौन सा एसिड पाया जाता है, संतरे में कौन सा, नींबू में कौन सा, टमाटर में कौन सा, इमली में कौन सा, इस तरह की। फिर आज अपन डिस्कस करेंगे अम्ल के रासायनिक गुणधर्म। तो देखो बच्चों, अम्ल के रासायनिक गुण अपन ने कैसे निकाले कि भाई इसमें ये गुण होंगे। अपन ने कुछ ना कुछ प्रयोग किए, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप किए, उनके आधार पर अपन ने ये सारे रासायनिक गुण अम्ल के लिस्ट किए हैं। 1, 2, 3, 4, 5 और 6। पहला है बच्चों, आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी अम्ल की रिएक्शन करवाते हो आप किसी भी मेटल से, तो वो हाइड्रोजन गैस निष्कासित करती है। तो ये अपना पहला क्या है, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण तथा हाइड्रोजन, ये याद रखना है, आपसे यही पूछेगा पेपर में कि अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन या फिर हाइड्रोजन। तो कौन सी देता है, हाइड्रोजन। ये चीज आपसे पूछेगा। अब इसके लिए अपन ने एक्टिविटी देखी आगे। देखो एक सेटअप दिया हुआ है आपको ये एक्टिविटी का, कि एक एक्टिविटी आपके सामने कि उपकरण को आपको इस तरह से व्यवस्थित करना है। देखो ये स्टैंड लगा हुआ है, ये टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब में आपको सल्फ्यूरिक अम्ल और दानेदार जिंक के टुकड़े, इस टेस्ट ट्यूब में क्या है बच्चों, H2SO4, तनु का मतलब डाइल्यूट, जिसकी थोड़ी स्ट्रेंथ कम करने के लिए इसमें थोड़ा वाटर ऐड किया जाता है। इसको क्या बोलते हैं अपन, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक अम्ल। और क्या है, दानेदार जिंक, मतलब दानेदार जिंक के टुकड़े डाले अपन ने किसमें, इस टेस्ट ट्यूब में। फिर इस टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद अपन ने यहाँ पर एक इसमें पाइप लगा रखी है, जिसको अपन ने निकास नली या फिर प्रवाह नली, निकास नली लगा रखी है अपन ने। तो आपने देखा कि ये साबुन का विलेन। अब साबुन का विलेन क्यों बनाया, ताकि इसमें अच्छे से बबल्स बन सके। क्योंकि अपन नॉर्मल वाटर लेते या फिर नॉर्मली ऐसे लेते तो अपने को पता नहीं चलता कि भाई बबल्स कहाँ बन रहे, हाइड्रोजन गैस कहाँ कहाँ है। तो ये जो सोप का सॉल्यूशन इसीलिए बनाया गया है ताकि इसमें अच्छे से बबल्स बन पाए। तो फिर इन बबल्स के सामने आप क्या लेके जाओगे, जलती हुई मोमबत्ती। तो आप क्या देखोगे कि जो बबल्स के सामने आप लेके जा रहे हो, तो बबल्स कैसे फूट रहे हैं, फट फट की आवाज करके। तो इसी को बोलते हैं बच्चों पॉप साउंड टेस्ट। आपसे पूछेगा वो कि अम्ल धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है, हाइड्रोजन गैस। इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए अपन ने कौन सा टेस्ट करते हैं, उस टेस्ट का नाम क्या है, तो उस टेस्ट का नाम क्या है बच्चों, पॉप साउंड टेस्ट। आपसे पूछेगा ये। तो देखो रिएक्शन भी दी हुई है, ये अपना सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये सल्फ्यूरिक अम्ल है और ये जिंक है। जब सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक की अभिक्रिया करवाई जाती है, देखो जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल, एक्वस सॉल्यूशन है, मतलब जलीय विलयन, मतलब तनु विलयन है। एक्वस सॉल्यूशन का मतलब जो जलीय विलयन एक तरह से। तो जब तो क्या बनता है, इनका एक सोल्ट बनता है। सोल्ट कौन सा है, रेस्पेक्टिव मेटल का सोल्ट बन जाएगा। अपने पास मेटल कौन सी है, जिंक, तो जिंक सल्फेट बन गया। और कौन सी गैस निकल गई, हाइड्रोजन। कौन सी गैस निकली बच्चों, हाइड्रोजन। एक बार सेट होगा फिर से समझ लो। इस टेस्ट ट्यूब में अपन ने सल्फ्यूरिक अम्ल था, उसमें जिंक के टुकड़े डाले। टुकड़े डालने के बाद वहां से जो गैस निकली, उस गैस को अपन इस पाइप के थ्रू सोप के सॉल्यूशन में डाला। अब सोप का सॉल्यूशन क्यों लिया, ताकि बुलबुले बबल्स अच्छे से बने। तो जैसे बबल्स बनेंगे वहां पर हम किसको लेके जाएंगे, मोमबत्ती। तो आप क्या देखोगे कि जो बबल्स थे वो फट फट की आवाज के साथ फूटते हैं, उसको क्या बोलते हैं, पॉप साउंड। तो ये जो हाइड्रोजन गैस निकली, इसका पता कौन सा टेस्ट से लगाया अपन ने, पॉप टेस्ट। आपसे एग्जाम पूछेगा पॉप टेस्ट से किसका पता चलता है, तो किसका पता चलता है, हाइड्रोजन गैस का। तो आपको याद रखनी है, अम्ल
H2SO4 था धातु, अपनी जिंक थी मेटल, तो सोल्ट बनता है, कौन सी गैस बनती है, हाइड्रोजन गैस बनती है। अपनी इसमें यही दिया हुआ है, देखो जरा देखो, ये अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके, अम्ल प्लस धातु, पेन चेंज कर लेता हूं ताकि दिखे आपको, धातु क्या देगा बच्चों यहाँ पर, लवण यानी कि सोल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, यही लिखा हुआ है इस लाइन में, अम्ल धातुओं से अभिक्रिया करके लवण प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। अगला अपने पास केमिकल प्रॉपर्टीज की निकल के आई है, अम्ल धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करके लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं। अगला देखो 2 और 3 को साथ में पढ़ेंगे अपन। अम्ल धातु कार्बोनेट 2 नंबर वाला, अगर 3 नंबर वाला कौन सा है, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब कार्बोनेट कौन सा होता है बच्चों, CO3 K2, और हाइड्रोजन कार्बोनेट HCO3-। अब धातु कार्बोनेट, यहाँ भी कोई मेटल रहेगी, यहाँ भी कोई ना कोई मेटल रहेगी, जिंक हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, सोडियम हो सकता है, किसी भी धातु का मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट क्रिया करके, किससे, एसिड से, एसिड से क्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, सोल्ट बनाएंगे रेस्पेक्टिव मेटल का, और क्या बनाएंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, जल बनाएंगे। तो अपने को कौन सा लवण बनेगा, किस पे डिपेंड करता है कि अपन ने कौन सी धातु ली है, जो धातु लिए उसी के रेस्पेक्टिव क्या बन जाएगा, उसका सोल्ट बन जाएगा, लवण बन जाएगा। और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल तो बनना ही बनना है, चाहे अपन मेटल कार्बोनेट से क्रिया कराओ या फिर मेटल बाइकार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया कराओ। तो इनको भी देखो जरा एक्टिव, दूसरे और तीसरे को कौन से टेस्ट से पता चला अपने को। ये एक्टिविटी 2 ये यहाँ लिखी हुई है, इसका पूरा सेटअप यहाँ दिया हुआ है, इसको पढ़ के बताता हूँ मैं एक बार। परख नली में आपको 5 ml सल्फ्यूरिक अम्ल लीजिए और दानेदार जिंक के टुकड़े डालिए। दानेदार जिंक के टुकड़ों की सतह पर आप क्या देखते हैं, उत्सर्जित गैस को साबुन के विलयन में प्रवाहित कीजिए। दानेदार जो जिंक होता है उस पर बबल्स जमा हो जाते हैं। साबुन के विलयन में बुलबुले क्यों बनते हैं, क्योंकि उसमें कौन सी गैस आ गई बच्चों, हाइड्रोजन गैस। जलती हुई मोमबत्ती को गैस के बुलबुलों के पास ले जाइए, पास ले जाने पर क्या क्या होता है बच्चों, वो बुलबुले पॉप साउंड करके फटफट की आवाज के साथ जलते हैं। आप क्या परीक्षण करते हैं, ये परीक्षण किया कि जो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले बने वो पॉप साउंड के साथ जलते हैं। हमने कुछ अम्ल जैसे HCl, HNO3 H और एसिटिक अम्ल के साथ परीक्षण के क्रियाकलाप दोहराइए। प्रत्येक स्थिति में क्या समान परीक्षण पाते हैं या भिन्न। देखो बच्चों, अब देखो सभी अम्ल धातु से क्रिया करके गैस तो कौन सी देंगे, हाइड्रोजन। अब देखो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन की मात्रा उतनी ज्यादा होगी, जितना वीक बेस होगा मात्रा उतनी कम होती जाएगी। तो ये थोड़ा वीक बेस है तो यहाँ पर हाइड्रोजन गैस तो यहाँ ही बनेगी लेकिन थोड़ी कम मात्रा में बनेगी। तो ज्यादा पॉप साउंड कहाँ, ज्यादा बुलबुले कहाँ मिलेंगे आपको, HCl में, HNO3 में, यहाँ थोड़े कम मिलेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड और ज्यादा मिलते हैं, HCl में और ज्यादा मिलते हैं, लेकिन आपको एसिटिक अम्ल में थोड़े पॉप साउंड मतलब बुलबुले हाइड्रोजन गैस के उत्सर्जन कम होता है, लेकिन होता जरूर है। ये सेटअप अपन ने पढ़ लिया। अब अपन देख रहे हैं बच्चों कि धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल से अभिक्रिया करके, पढ़ा ना अपन ने कि अम्ल से अभिक्रिया करके क्या देंगे, लवण, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या देंगे, जल, CO2 और H2O, ये तो देंगे ही देंगे। अब लवण, जिस मेटल का आपने कार्बोनेट धातु कार्बोनेट लिया है, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट लिया है, उसी का क्या बन जाएगा यहाँ पर, सोल्ट। देखो जैसे ये कोई टेस्ट ट्यूब है अपने पास, इसमें धातु कार्बोनेट कैसे होती है, देखो ये टेस्ट ट्यूब है अपने पास, इसमें क्या डाला हुआ है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है बच्चों Na2CO3, और सोडियम बाइकार्बोनेट और तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्या डाला हुआ है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्या डाला हुआ है, HCl, इसमें अपन ने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। तो आप क्या देखोगे बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मतलब जैसे ही सोडियम बाइकार्बोनेट, अब यहाँ पर कौन सा धातु कार्बोनेट है, सोडियम वाला, सोडियम बाइकार्बोनेट लिया और उसमें HCl अम्ल डाला, तो कौन सी गैस निकल गई बच्चों, CO2। ये तो निकलनी है अपने को पता है। और क्या बना है, जल, ये भी बनना है, जल भी बनता है अपने को पता है। और लवण कौन सा बनेगा, तो लवण देखो सोडियम धातु और क्लोरीन, तो क्या बनेगा, NaCl। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दे और यहाँ पर भी 2। अभी फिलहाल आप समझो कि मेटल कार्बोनेट एसिड से भी क्रिया करेगा तो क्या बनेगा, सोल्ट, और क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या बनेगा आपका, वाटर। देखो परख नली A लिखा हुआ है यहाँ पर, ये रिएक्शन, सोडियम कार्बोनेट एसिड से भी क्रिया करी और क्या बना, NaCl। NaCl का नाम होता है बच्चों साधारण नमक, इसको अपन बोलते हैं जो अपन टेबल सॉल्ट घरों में सब्जी उब्जी में डालते हैं ना, उसके लिए। और जल और कार्बन डाइऑक्साइड लिया। अब देखो अगर अपन ने मेटल बाइकार्बोनेट लिया, यानी कि सोडियम कार्बोनेट की जगह अपन लेते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट,
सोडियम सोडियम कार्बोनेट की बजाय अपन ने ले लिया सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और किससे रिएक्ट करवाई, HCl से। तभी क्या बनेगा अपना NaCl, वही रेस्पेक्टिव मेटल का सोल्ट बन गया। और क्या बनेगा H2O, और क्या बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी, इस कार्बन डाइऑक्साइड गैस इस जो ट्यूब है अभी ये वाली निकास नली, ये कहाँ जाएगी, इस परख नली में। अब इस परख नली में क्या बचो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन। क्या इसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का विलयन यानी कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या एक प्रकार का बेस है। जैसे ही ये कार्बन डाइऑक्साइड निकल के कहाँ जाती है, CO2 में जाती है। कहाँ जाती है, CO2 निकल कर इसमें जाती है। तो इसका कलर कैसा हो जाता है, क्योंकि एक तरह से क्या है, चूने जो बुझा हुआ चूना है उसका सॉल्यूशन है, उसका सॉल्यूशन का पानी लिया अपन ने और उसमें क्या डाला, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप क्या देखोगे कि उस सॉल्यूशन में जो आपको ट्रांसपेरेंट दिख रहा था पहले, उसका कलर अब कैसा हो जाएगा, मिल्किश हो जाएगा, मिल्क जैसा हो जाएगा, दूधिया रंग हो जाएगा। तो ये भी आपसे पूछेगा, इसको भी अपन आगे डिस्कस करेंगे। देखो अभी ये वाली स्लाइड में जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्योंकि इसमें देखो आप यहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली इनकी रिएक्शन के बाद ये वाली एक गैस निकली, इसको अपन ने कहाँ डाला, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन, जिसे चूने का पानी बोलते हैं। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस डाली उसमें, तो आप क्या देखोगे कि वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप बनेगा। क्या बनेगा, कैल्शियम कार्बोनेट का अवक्षेप। और क्या बनेगा, H2O। फिर और ज्यादा मात्रा में एक्सेस में अपन कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करवाते हैं। इस बार ये बनने के बाद और ज्यादा प्रोवाइड करवाते हैं। देखो आप यहाँ और ज्यादा प्रोवाइड करवाए कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप क्या देखोगे कि आपको जो यहाँ पर मिल्की कलर हो गया था, मिल्की, वो वापस कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट। तो शुरुआत में जो अपन ने मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की एसिड से भी क्रिया कराई, तो अपनी कौन सी गैस निकली, कार्बन डाइऑक्साइड। अब उस कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन चूने के पानी में प्रोवाइड करवाते हैं, तो चूने का पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया। किसके कारण आता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। फिर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस को अपन प्रोवाइड करवाते हैं। देखो ये तो बनी गया अपना, यहाँ पर और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोवाइड कराते हैं, तो बस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसके कारण वापस क्या हो जाता है, वो जो अवक्षेप बना है वो घुल जाता है उस पानी में, वापस क्या हो जाता है, वो ट्रांसपेरेंट हो जाता है। तो आपसे यहाँ से क्या प्रश्न पूछेगा कि जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया एसिड से करवाई जाती है, तो क्या बनता है बच्चों, लवण बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और जल बनता है। फिर वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है उसको अपन चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में प्रोवाइड करवाते हैं, तो उस चूने के पानी का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है, मिल्किश हो जाता है। फिर उसमें और ज्यादा एक्सेस में अपन कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह करवाते हैं, तो जो दूधिया रंग वापस क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। उसकी रिएक्शन ये देखो, चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड, तो श्वेत अवक्षेप के कारण दूधिया रंग हो गया। फिर और ज्यादा एक्सेस में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करें तो वापस क्या हो जाएगा, जल में विलेयशील। अब जल में विलेयशील हो गया, इसी कारण वापस रंग कैसा हो जाएगा, वही ट्रांसपेरेंट यानी कि मिल्की, गायब हो जाएगा। मिल्की क्या हो जाएगा, मिल्की गायब हो जाएगा, बस कैसा हो जाएगा, ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। आगे बात समझने, इस तरह से आपसे यहाँ दो प्रश्न पूछ सकता है। मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की क्रिया जब एसिड से करवाई जाती है तो कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड। उसको अपन चूने के पानी में प्रोवाइड करवाते हैं तो क्या रंग होता है, दूधिया। फिर और ज्यादा मात्रा में प्रोवाइड करते हैं तो दूधिया रंग क्या हो जाता है, गायब। रिएक्शन दोनों आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पर आपको चूना पत्थर, लाइमस्टोन कहाँ गया, देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि जब एक लाइन लिखी हुई है, यहाँ से प्रश्न आ सकता है, तारा लगा देता हूँ मैं, पढ़ो इसको। लाइमस्टोन जानते हो, चूना पत्थर, खड़िया, चौक, जब हम बोर्ड पे लिखते हैं ब्लैक बोर्ड पे, वो संगमरमर आप जानते हो। ये सब किसके रूप हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। कोई आपसे पूछे संगमरमर का फॉर्मूला बताओ, क्या बताओगे, कैल्शियम कार्बोनेट। चूने का पानी ये है, ठीक है बात, कैल्शियम कार्बोनेट, इससे क्या बनता है, संगमरमर, चूना पत्थर या फिर आपका चौक। सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके रेस्पेक्टिव लवण, मतलब जो मेटल लिए उसका सोल्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और क्या बनेगा साथ में, वाटर। तो देखो ये इसका वर्ड में लिखी हुई समीकरण है। देखो धातु कार्बोनेट, धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से भी क्रिया करे क्या बनाएगा, लवण। जैसी मेटल लोगे वैसा सोल्ट बन जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल। ये याद रखना है कि जब
धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट एसिड से अभिक्रिया करेगा तो कौन सी गैस बनेगी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड। और जब एसिड सिर्फ धातु से अभिक्रिया करेगा कौन सी गैस बनेगी हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के लिए अपन ने कौन सा टेस्ट किया था पोप टेस्ट। कौन सा टेस्ट किया था पोप टेस्ट। और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अपन कौन सा टेस्ट किया है चूने के पानी वाला। कौन सा वाला चूने के पानी वाला। आप इसको घर पे भी कर सकते हो। जब भी चूना होता है तो उसके चूने में पानी डालो, पानी डालने के बाद उसका आपने ऊपर ट्रांसपेरेंट पानी आ जाएगा तो उस पानी को आप एक छोटे से बीकर में लो और उसमें फूंक मारो एक टेस्ट उसकी स्ट्रो की सहायता से। तो आप क्या देखोगे वो जो पानी था जो ट्रांसपेरेंट आपको दिख रहा था वो कैसा हो जाएगा मिल्किश हो जाएगा। कैसा हो जाएगा मिल्किश। तो इससे क्या पता चलता है कि वो कौन सी गैस थी मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी से भी क्रिया करके कौन सा रंग बनाती है मिल्किश कलर। किसके कारण कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। याद रखनी है आपको बात। तो अपने ये पहला क्लियर हो गया रासायनिक गुण में। दूसरा क्लियर हो गया धातु कार्बोनेट और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट वाला। तीसरा देखो आप, पहले मैं इसको इरेज कर देता हूं। तो इस तरह से आप चीजों को बड़े ध्यान से समझो। बहुत मुश्किल नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, अच्छे नंबर दिला के जाएगा आपको यहाँ से। ये बहुत आसान प्रश्न आते हैं। इसमें दो पार्ट है, एक तो अपना एसिड बेस वाला है और एक सोल्ट वाला है। तो सोल्ट वाला भी बड़ा मेजर पोर्शन है, उसको बड़े ध्यान से करना है। आधे प्रश्न वहां से भी आते हैं, ज्यादा चांस वहीं के लग रहे हैं मेरे को। देखो अपन ने पहला डिस्कस कर लिया, दूसरा डिस्कस कर लिया और तीसरा भी डिस्कस कर लिया। अब देखो आप चौथा, अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। मैंने आपको बताया ना शुरू में कि एसिड बेस के गुण को क्या करते हैं न्यूट्रल कर देते हैं। क्या करते हैं न्यूट्रल। आपने देखा भी होगा कि अपने घरों में या गाँव में जब भी कोई मधुमक्खी का डंक रख देते हैं तो उस पर आपने देखा होगा कोलगेट लगा लेते हैं या फिर चूना लगा लेते हैं। वहीं अगली बात अपन ने जब चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था लाइफ प्रोसेस, उसमें अपन ने देखा ना कि दंतक्षय मतलब दांत खराब होते हैं तो अपन टूथपेस्ट करते हैं। क्योंकि दांत खराब क्यों होते हैं, क्योंकि अपन ने जो खाना खाया उसमें खाना में दांतों में कौन लग जाते हैं तो बैक्टीरिया कौन सा बनता है एसिड बनता है। और वो एसिड दांतों में जाके दांतों को खराब कर सकता है। तो उस एसिड को न्यूट्रल करने के लिए अपन क्या करते हैं ब्रश करते हैं। और ब्रश करने के लिए जो भी आप ब्रांड इस्तेमाल करते हो टूथपेस्ट, वो टूथपेस्ट कैसा होता है बेसिक नेचर का होता है। तो बेसिक उस जो एसिड बना है आपके मुंह उसको न्यूट्रल कर देगा। तो इसके लिए अपन शुरुआत से तो पढ़ते आ रहे हैं कि एसिड को न्यूट्रल करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं अपन बेस का इस्तेमाल करते हैं। तो वैसा ये कि अम्ल जो एसिड होता है वो उसके प्रभाव कौन दबा देगा क्षार न्यूट्रल कर देगा। एसिड बेस को न्यूट्रल कर देगा और उससे अपन क्या बोलेंगे न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन या उदासीनीकरण अभिक्रिया। जरा पढ़ो इसको। अम्ल क्षार से अभिक्रिया करके लवण जल बनाते हैं। इसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया बोलते हैं। एक नंबर में पूछी जा सकती है कि एसिड है आपका, एसिड बेस से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा बच्चों सोल्ट बनेगा और क्या बनेगा जल बनेगा। देखो स्लाइड में दिया हुआ है सब। देखो ये अम्ल क्षार की आपस में अभिक्रिया। देखो अम्ल तथा क्षार की आपस में अभिक्रिया। देखो अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों लवण तथा जल। इसे कौन सी अभिक्रिया बोलते हैं उदासीनीकरण। अम्ल द्वारा क्षार के प्रभाव तथा क्षार द्वारा अम्ल के प्रभाव को क्या कर दिया जाता है नष्ट कर दिया जाता है। देखो सामान्य शब्द समीकरण लिखी हुई है। अम्ल क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाएंगे लवण तथा जल बनाएंगे। तो एसिड में क्या ले लिया अपन ने HCl, क्षार में क्या ले लिया NaOH, लवण क्या बनेगा जिस जो भी रेस्पेक्टिव क्षार और एसिड लिया है उसके आधार पे आपका सोल्ट बन जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा Na प्लस और Cl माइनस NaCl बन गया और साथ में क्या बन गया H2 यानी कि पानी। आगे बात समझने तो इस चीज को याद रखना। तो ये अपने जो अम्ल पढ़ रहे हैं उसके रासायनिक गुणों में अपन ने पहला पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया। चारों आपको समझ में आ गए होंगे। अगली चीज है पांचवी चीज, उसको भी जरा ध्यान से देखो। 5 में क्या लिखा हुआ है अम्ल धातु ऑक्साइड। एसिड है कोई भी एसिड है माना कि HCl है, ठीक है। अब ये धातु ऑक्साइड मैंने कोई सा भी ले लिया, जैसे मैंने ले लिया धातु ऑक्साइड कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है ये ले लिया। अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं लवण और जल। अब मुझे बात बताओगे कि लवण और जल बन रहा है, लवण और जल बन रहा है। ये तो एसिड है, ये लवण है, ये जल है, तो ये क्या होगा इसकी प्रकृति क्या हो सकती है आप ही अनुमान लगाओ कि ये तो एसिड ले लिया। अब ये एसिड की प्रकृति अपने को पता नहीं है थोड़ी देर के लिए, लेकिन जब रिएक्शन हो रही है तो लवण और जल बन रहा है। तो आप क्या अनुमान लगा सकते हैं यहाँ से कि ये जो मेटल ऑक्साइड इसकी प्रकृति कैसी होगी बच्चों बेसिक या फिर क्षारीय। क्या होगी बेसिक या फिर क्षारीय। तो इस चीज को याद रखो कि जो धातु ऑक्साइड होते हैं
उनकी नेचर कैसी होती है, प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय या फिर क्षारीय, कैसी होती है, क्षारीय। आप क्या टिक लगाओगे बच्चों क्वेश्चन में, क्षारीय, इस चीज को याद रखो। तो अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, लवण और जल। देखो जरा, इसके लिए भी अपन ने एक्टिविटी दी हुई होगी, ये आपकी न्यूट्रलाइजिंग रिएक्शन है ही सही, ये एसिड है, एसिड है, इधर से NaOH है, दोनों रिएक्शन करके क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, NaCl और H2O बना रहे हैं। ठीक है, अगली स्लाइड देखो जरा, ये अपन ने कर ही लिया, कैसे रिएक्शन करते हैं इसको अपन ने देख लिया उधर। देखो इसको मैं पढ़ देता हूँ एक बार, फिर वो जो मैं लास्ट में बात बोली उसको डिस्कस करेंगे। एक परख नली में आप NaOH का घोल लीजिए, उसमें कुछ बूंदे फिनोप्थलीन की डालिए। NaOH ले लिया मैंने, ठीक है, क्या डालना है मेरे को, फिनोप्थलीन, शॉर्ट में लिख देता हूँ, फिनोप्थलीन डालना है। तो आपको पता है ना कि NaOH बेस है, फिनोप्थलीन है एक सूचक है, इंडिकेटर है, तो कौन सा रंग होगा, पिंक। कौन सा रंग होगा बच्चों, पिंक रंग होगा। अगली चीज सुनो, इस विलियन में एक एक बूंद करके आप क्या डालोगे, HCl डालोगे, क्या डालोगे, HCl। अब इसी सॉल्यूशन में आप क्या डालोगे, HCl। अब मुझे एक बात बताओ, ये पिंक, जैसे ही आप इसमें HCl डालोगे तो धीरे धीरे ये पिंक रंग वापस गायब होने लग जाएगा। क्यों गायब होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो आपने एसिड डाला है वह इस NaOH को क्या कर देगा, न्यूट्रल कर देगा, और फिनोप्थलीन का वापस जो बेसिक कलर था, कलरलेस, कैसा हो जाएगा, कलरलेस, यानी कि पिंक रंग वापस गायब हो जाएगा। तो यहाँ लिख देगा, जैसे आप एसिड डालोगे क्या गायब हो जाएगा, आपका पिंक रंग गायब हो जाएगा। अगली चीज देखो, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को भी देखेंगे। इससे पहले आप एक चीज देखो, बीच में ऑडियो गायब हो गई थी तो फिर से वीडियो शुरू कर रहे हैं। आप देखो, एक परख नली में आपने 2 ml NaOH लीजिए, उसमें 2 बूंद फिनोप्थलीन की डाली। आपको पता है बच्चों NaOH क्या है, एक बेस, जैसे ही आप ये लोगे उसमें क्या डालोगे, फिनोल्फथलीन, मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ, ये डालते इसका रंग कैसा हो जाएगा बच्चों, पिंक। क्या हो जाएगा इसका रंग, पिंक। अब उसी सॉल्यूशन में क्या बोल रहा है, एक एक बूंद करके आप HCl डालिए। जैसे आप उसमें एक एक बूंद करके HCl डालोगे, ये पिंक रंग क्या, ये पिंक रंग वापस क्या होने लग जाएगा, गायब होने लग जाएगा। क्यों गायब होने लग जाएगा, क्योंकि ये जो एसिड रहेगा इस सॉल्यूशन में एसिड डाल देंगे अपन, क्या डालेंगे, एसिड। तो ये एसिड इस NaOH को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा, तो ये पिंक रंग वापस धीरे धीरे गायब होने लग जाएगा। फिर अगली चीज पूछ रही, क्या अभिक्रिया में मिश्रण के रंग में आपने कोई परिवर्तन आया, बिल्कुल आया, पिंक रंग वापस क्या होने लग जाता है बच्चों, गायब। शुरू में पिंक था, जैसे अपन ने एसिड ऐड किया ये क्या होने लग गया, गायब होने लग गया, पिंक कलर गायब होने लग गया। फिर ये बोल रहा है अम्ल मिलाने के बाद फिनोप्थलीन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि जैसे आप एसिड ऐड करोगे, एसिड इस सार को, इस NaOH को क्या करेगा, न्यूट्रल करेगा। तो न्यूट्रल करेगा तो जो फिनोप्थलीन था अपना, वो अपने बेसिक ओरिजिनल कलर में आएगा, तो उसका ओरिजिनल कलर क्या होता है, कलरलेस। क्या होता है, कलरलेस। तो ये पिंक रंग वापस गायब होने लग जाता है। अब बोल रहा है कि अब उपरोक्त मिश्रण में NaOH की कुछ बूंदे मिलाइए। अब इस मिश्रण में वापस बोल रहा है कि आपने जो NaOH लिया, इसमें आपने फिनोप्थलीन डाला, तो रंग कैसा हो गया, पिंक हो गया। फिर इसने बोला कि इसमें वापस क्या डालो, एसिड डालो, रंग क्या हो गया, गायब हो गया रंग। फिर ये वापस बोल रहा है कि इसमें अब क्या डालो, NaOH डालो। तो आप देखो, इससे HCl ने इस वाले NaOH को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन वापस से जैसे बेस की मात्रा बढ़ाते जाएंगे, वापस पिंक रंग क्या होने लग जाएगा, अपीयर होने लग जाएगा, वापस क्या आ जाएगा, पिंक रंग आ जाएगा। क्योंकि जो एसिड था उसने बेस को न्यूट्रल कर दिया, लेकिन वापस अपन ने बेस की मात्रा सांद्रता बढ़ा दी। तो क्या फिनोप्थलीन पुनः गुलाबी रंग का हो गया, यस। क्या हो गया, वापस फिनोप्थलीन गुलाबी रंग का हो गया। क्यों हो गया, कारण मैंने आपको बता दिया, क्योंकि वापस से अपन ने बेस की कंसेंट्रेशन मात्रा बढ़ा दी। आगे बात समझ में, चलो अगली स्लाइड पे। अगला अपना टॉपिक है कि अम्लों के साथ धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की अभिक्रिया। देखो बच्चों, सॉरी, वो तो अपन ने डिस्कस कर लिया था अम्ल के साथ धातु ऑक्साइड की, क्योंकि अपन पढ़ रहे थे अम्ल के रासायनिक गुण, अम्ल के रासायनिक गुण। तो अपने के रासायनिक गुण में 5वां था कि अम्ल धातु ऑक्साइड से अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों, लवण और जल। अब मैंने आपको बताया कि लवण और जल बना रहे हैं, अर्थात अपना जो धातु ऑक्साइड था कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। कौन सी प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा। देखो जरा ध्यान से, देखो धात्विक ऑक्साइड कोई भी मेटल का ऑक्साइड है, इसकी भी क्रिया किससे कराया अपन ने, एसिड से करवाई। तो क्या बनेगा, मेटल का कोई रेस्पेक्टिव साल्ट बन जाएगा, कोई भी रेस्पेक्टिव साल्ट बन जाएगा मेटल का, और क्या बनेगा, H2O। मुझे एक बात बताओ, लवण बन रहा है, जल बन रहा है, और एसिड से भी क्या करके बन रहा है, तो ये जो तुम्हारा मेटल ऑक्साइड है इसकी नेचर क्या होगी, क्षारीय नेचर होगी। सब कुछ यही लिखा हुआ है, देखो जरा ध्यान से आप,
कि धात्विक ऑक्साइड की प्रकृति कैसी है बच्चों? क्षारीय। कैसी है प्रकृति? क्षारीय। ठीक है, इसके लिए एक्टिविटी दी हुई है। बीकर में कॉपर ऑक्साइड के हिलाते हुए मात्रा डालिए, धीरे धीरे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाइए, विलेन के रंग पर ध्यान दीजिए, कॉपर ऑक्साइड का रंग क्या हुआ। आप देखो बच्चों, आपको पता है कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा होता है? ब्लैक। इसमें अपन HCl डाला तो HCl, एक मिनट थोड़ा साफ करता हूँ इसको। देखो ये कॉपर ऑक्साइड ब्लैक कलर का होता है, अपन ने इसमें डाला क्या? एसिड, तो मेटल ऑक्साइड हो गया और ये एसिड हो गया। क्या बनेगा? CuCl2, ये सोल्ट बन गया अपना। वो क्या बनेगा? H2O। तो इसका जो ब्लैक कलर था वो गायब होगा कि नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? क्योंकि क्या बन चुका है? क्यूप्रिक क्लोराइड, CuCl2 कॉपर क्लोराइड, जिसकी संयोजकता कितनी है? +2 वाला ये बन गया। तो इस तरह से आपको याद रखना कि अम्ल जो होते हैं, एसिड जो होते हैं, मेटल ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं बच्चों? लवण और जल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? लवण और जल। अगली स्लाइड पे चलो। ये देखो कॉपर ऑक्साइड HCl से भी क्रिया कर रहा है, कॉपर क्लोराइड बन रहा है और साथ में क्या बन रहा है? जल। कॉपर ऑक्साइड का रंग कैसा है बच्चों? काला। बताया था अपन ने, चैप्टर 1 में पढ़ा था। कॉपर को गर्म करते हैं, फिर उसको गर्म करते हैं तो उसका रंग काला हो जाता है, फिर हाइड्रोजन गैस प्रभावित करते हैं तो जो काला रंग था वापस डिसअपीयर करके भूरा रंग आ जाता है। देखा ना कॉपर ऑक्साइड कैसे रंग का होता है? काला। एक कलरलेस होता है, HCl गैस के रूप में भी होता है वैसे तो जैसे CuCl2 बनेगा, इसका रंग कैसा होता है? हल्का हल्का ग्रीन होता है। आपको ब्लू ग्रीन दिख रहा है ऐसा, लेकिन ग्रीनिश होता है, ना तो ग्रीन है पूरा ना ब्लू है। ऐसा दिख रहा है कि ब्लू और ग्रीन का मिक्सचर है। ये चीज़ को आप याद रखना। अगली चीज़ चलो, अभी अपन ने अम्ल की रासायनिक अभिक्रियाएं देखी। देखो कि अम्ल में क्या क्या रासायनिक गुण है। देखो ये तो सबको पता है कि अम्ल, छठा वाला सबसे इंपॉर्टेंट है अम्ल। एक मिनट थोड़ा साफ करते हैं इसको। देखो अम्ल जल में घुलकर कौन सा आयन देते हैं बच्चों? H+ आयन देते हैं। अब ये जो H+ आयन था H2O से साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन H3O+। अम्ल जब वाटर में डिसोसिएट होते हैं, मतलब वियोजित होते हैं, तो क्या होता है? H+ आयन देते हैं और ये H+ आयन H2O के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है? हाइड्रोनियम आयन H3O+ ये बनाता है। तो छठा गुण क्या याद रखोगे रासायनिक में आप? कि अम्ल जल से जब घुलते हैं तो कौन सा आयन देते हैं? H+। आशा करता हूं मैं आपको कि 6 की 6 प्रॉपर्टीज आपको समझ में आ गई होगी। सभी के अपन ने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ी है, उसकी एक्टिविटीज पढ़ी है। ठीक है, तो जरा देखो ध्यान से, एक बार सारी को एक साथ में देखो। देखो धातु ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। धातु से अभिक्रिया करके कौन सी गैस देता है? हाइड्रोजन गैस देता है। सार से अभिक्रिया करके क्या देता है? लवण और जल देता है। धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी क्रिया करके क्या देता है बच्चों? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, लवण और जल। ये पांचों के पांचों रासायनिक गुण एक साथ दिए हुए हैं, याद रखना इनको। 2 केस स्पेशल स्टार मार्क करके याद रखो। पहला तो याद रखो आप कार्बन डाइऑक्साइड वाला, तो ये वाला स्टार मार्क करके याद रखो। इसके अलावा आप ये हाइड्रोजन गैस वाला, इसके लिए अपन पॉप साउंड टेस्ट करते हैं और इसके लिए अपन चूने का पानी वाला टेस्ट करते हैं। ठीक है, अगली स्लाइड पे चलो। अब अपना एसिड का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब अपन डिस्कस करेंगे सार वाले पोर्शन को, सार के रासायनिक गुण। तो इसको अपन बच्चों अब अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगे मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी बातें अपन अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, शुक्रिया, ऑल द बेस्ट।